Good morning, everyone, and all the students. Now, this is Vijay Singh, and I am going to discuss with you a computation of income under the head of other sources. It comes under section 56 to 58. This is the second lecture of that particular topic, and this is a unit 4 of Income Tax Act also. And in my first lectures or part 1 of that particular session, I discussed charging sections 56. Subsection 1, taxation of dividend, section 1150, and dividend section 2, subsection 22, I discussed already with you. Now I am going to discuss with you all these 4 things: taxation of distributed income of shareholders, section 115 QA, taxation of income received from mutual funds and UTI, casual incomes and interest income. ये सब इनकम्स क्या होती हैं और किस तरीके से इनको हम जो है कवर करते हैं. So this is the first thing, the tax on the distributed income to the shareholders. Section 115 QA में ये आता है. इसको हम रखते हैं कि कोई भी जो टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो शेयर होल्डर को मिलती है उस इनकम पे किस तरीके से टैक्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं. सेक्शन 115 क्यू में जाता है. डोमेस्टिक कंपनी शेल पे टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाय कंपनी ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, बाईबैक ऑफ शेयर्स अगर कंपनी करती है, नॉट बीइंग शेयर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता फ्रॉम द शेयर होल्डर. अगर बाईबैक शेयर ऑफ फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अगर वो लेती है तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है टैक्स पे करती है. जो भी जो इनकम्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, या जो भी बाईबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अगर वो खरीदती है तो उन पर टैक्स पे करना पड़ता है. तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू शेयर होल्डर्स कहते हैं. दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पेशल पॉइंट की बात अगर हम करें, रिमेंबर पॉइंट्स हैं. बाईबैक मींस परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑन शेयर. ठीक है, यानी कि वो अपने शेयर ही अपने आप वापस खरीद लेती है शेयर होल्डर से. डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मीनिंग है मीनिंग इन कंसिडरेशन पेड बाय कंपनी ऑन बाईबैक ऑफ द शेयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट व्हिच वाज रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर इश्यू ऑफ सच शेयर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है कि जो कंपनी कंसिडरेशन पे करती है बाय द कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स को खरीदने के लिए, जो द्वारा से जब हम अपने ही शेयर अपने आप खरीदते हैं तो वो जो भी कंसिडरेशन पे करती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कहलाता है. एंड विच वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ सब शेयर्स, जो भी उसने जब इश्यू किए होंगे तो उसमें जो रिसीव किया होगा वो बाई बैक कर देती है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A भी अगर हम यहाँ बात करें तो एनी इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ बाइंग बैक ऑफ शेयर नॉट बीइंग लिस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक. ये ध्यान रखना है कि वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक में. एनी इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर, कोई भी इनकम जो शेयर होल्डर को अराइज होती है ऑन अकाउंट ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर बाय द कंपनी एज रेफर्ड एज सेक्शन 115 QA इज एग्जम्प्टेड. ठीक है, फिर जो शेयर होल्डर उनको कोई अगर इनकम होती है तो वो एग्जम्प्टेड होती है सेक्शन 115 QA में. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. इट इज नोन एज इकोनॉमिकल एंड सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स रिसीव ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिटरमाइन हिज टोटल इनकम. मिस्टर एक्स हैं जिनको ये इनकम्स उनको हुई है पूरे साल में, तो उनकी इनकम को हमें टोटल इनकम को फाइंड करना है. डिविडेंड ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी. ठीक है, ये क्वेश्चन है तो इसके सामने ही हमने सॉल्यूशन किया. एग्जम्प्टेड होगी कोई भी जो डिविडेंड से अगर इनकम होती है लिमिटेड कंपनी से, इंडियन कंपनी है यानी कि डोमेस्टिक कंपनी है, तो एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में होगी. दूसरा, डिविडेंड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम जेड लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी व्हिच हैज मेड अरेंजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड इन इंडिया. इन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो अरेंजमेंट किया है तो इट विल बी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. बट नॉट अरेंज होता तो ये नहीं होती. Dividend of 15,000 from Z Limited, foreign company which has not been arranged for distribution of dividend in India. ठीक है, अब ये है जेडी कंपनी है लेकिन इन्होंने इन शेयर्स के लिए कोई भी जो है अरेंजमेंट नहीं किया, नो मेड एनी अरेंजमेंट, तो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज. ठीक है, फिर ये टैक्सेबल हो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर इनके जो कोई भी फॉरेन कंपनी इसको अरेंज नहीं करती है. ठीक है, फोर्थ में असेट ऑफ 18,000 रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी. बी लिमिटेड से कोई इंडियन कंपनी है, असेट उसको जो मिली है एग्जम्प्टेड होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में. डिवेंचर्स वर्थ ₹22,000 रिसीव फ्रॉम सी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, इज इट आल्सो एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 34. डिविडेंड फ्रॉम ₹5,000
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड होगी अभी अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 34, और लोन of 20,000 from private limited company, an Indian company which has held all 15% of equity share, जिनके 15% इक्विटी शेयर भी आपने रखे हैं, एग्जेम्प्टेड होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। दूसरी चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे टैक्सेबल टैक्सेशन ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड और यूटीआई। ठीक है, ये क्या कवर करता है? सेक्शन 115 आर म्यूचुअल फंड शैल बी टैक्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो टैक्स होते हैं, सेल पे टैक्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके द्वारा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 इनकम रिकॉर्ड इन सेक्शन 115 आर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ रिसिपेंट, क्योंकि ये जो इनकम है वो टोटल इनकम में उनको रिसीव नहीं करेगी, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 में इसको हम दिखाएंगे। तो इसलिए जो यूटीआई या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड से जो भी पैसा आपको मिलता है वो यहाँ पर आ जाएगा 115 आर में। इनकम यानी कि कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? बेसिकली विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कॉरस्पॉट, पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और द फ्रॉम द गैम्बलिंग और बैटिंग ऑफ एनी टैक्स, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। जितने भी ये अलग अन्य टाइप की इनकम्स हैं वो सब टैक्सेबल होते हैं। दे वुड बी लीगल और इलीगल, जो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम सच इनकम। ठीक है, इस तरह की जो इनकम है उनमें डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। सेक्शन 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना होगा कौन कौन सी इनकम डिडक्टेबल होती है, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो कैजुअल इनकम से, कैजुअल इनकम कहीं से भी कोई भी इनकम आपको होती है। सेक्शन 58 अगर हम बात करें, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। सेक्शन 58 भी इस तरह की कैजुअल इनकम को कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करता है। अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इज ग्रॉस इनकम। ठीक है, टोटल इनकम इज ग्रॉस इनकम, नॉट नेट इनकम रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस। आफ्टर टीडीएस की अगर हम बात करें तो जो भी अमाउंट आपको मिलता है, अमाउंट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम होता है, तो टोटल इनकम में जुड़ता है, इट इज ग्रॉस इनकम नॉट नेट इनकम रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट टू बी इंक्लूडेड in total income, net amount received after TDS into 100 by 100 minus TDS rate अगर आप करेंगे तो आपको ग्रोस अमाउंट टू बी जो है मिल जाएगा। टोटल इनकम में कितना ग्रोस अमाउंट आपका इंक्लूडेड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैजुअल इनकम में। जैसे कि ये है, Mr. X wins a lottery during the previous year 1920, compute the income from other sources of Mr. X assessment day 2020 assuming bidding रिसीव रुपीज 3,50,000। अगर उनको 3,50,000 रुपए की लॉटरी मिली है, लगी है, और उनका जो इनकम हुई है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 3,50,000 डिवाइडेड बाई 70 into 100। ठीक है, तो 5 लाख रुपए आपकी जो है वो टोटल इनकम बन जाएगी। तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आती है फोर्थ जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इनकम। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आपकी मिलता है आपको किसी भी सिक्योरिटीज में, इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ नॉट चार्ज अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन ये जब है जब आपका ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज नहीं किया गया। समझ आए? तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड की अगर हम बात करें फ्रॉम टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में एग्जेम्प्टेड हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड bonds or certificate, post office saving bank account up to 3,500 or 7,000 in joint account exempted है। post office time deposit है exempted है। special bearer bonds है exempted होगा section 10 subsection 15 में। notified investment bonds, notified relief bonds है RBI के द्वारा। notified bonds debenture of public sector companies है, rural electrification corporation limited, railway India finance corporation। bonds on local authorities, municipal corporation। Interest on gold deposit bonds issued under the Gold Deposit Scheme 1999 or the deposit certificate issued under Gold Monetization Scheme 2015, ये सब exemptions आपको जो है मिल सकती है ना। तो जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम में और है आपका बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 में ये आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो इफ ओनर ऑफ द सिक्योरिटी इज
ट्रांसफर, सेल द सिक्योरिटीज बिफोर रिकॉर्ड डेट, जो भी मेच्योरिटी डेट अगर वो बेच देता है, ठीक है, कोई भी ओनर सिक्योरिटी का सेल कर देता है बिफोर रिकॉर्ड डेट, एक्वायर द सेम आफ्टर द रिकॉर्ड डेट, ये एक्वायर करता है। इंटरेस्ट रिसीव बाय द ट्रांसफर, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है डीम्ड एज इनकम फ्रॉम ट्रांसफर, फिर उसको इनकम के रूप में माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 14A में दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एग्जम्प्शन इनकम इज नॉट अलाउड, इसमें किसी तरह का भी कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। रिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम या टोटल अमाउंट जो भी आपका है, gross amount or not net income received after TDS, तो amount to be included calculated as total income, net amount received after TDS into 100 by 100 minus TDS rate अगर आप लगाएंगे तो आपको इसकी जो gross amount है वो मिल जाएगा। So thank you very much. This is all about the fourth thing I discussed in that particular session. Taxation of distribution income, taxation of income received from mutual fund, casual income, interest income. So all these 4 things I discussed with you. So thank you very much. I hope you understand.